लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैटर इन अवर सराउंडिंग में लेटेंट हीट के कंसेप्ट को समझा था और वहीं पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के। उन तीनों क्वेश्चंस को मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 था, व्हाई डज टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूअसली। मेल्टिंग आइस का, जो आइस मेल्ट हो रही होती है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है जब तक कि वो पूरी की पूरी कन्वर्ट नहीं हो जाती लिक्विड में, जबकि कंटिन्यूअसली आप हीट सप्लाई कर रहे होते हैं। तो पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है। तो मैंने देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको पढ़ाए थे, बस आपको अलग से मेंशन करना था। तो देखो, जब हम लोग आइस को मेल्ट करते हैं तो जिस टाइम पे स्टेट कन्वर्जन होता है उस दौरान जो आप हीट सप्लाई करते हैं वो सप्लाई होने वाली हीट उस आइस के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूटिलाइज हो जाती इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, जिसकी वजह से टेम्परेचर में कोई राइज ऑब्टेन नहीं होता। लिखेंगे कैसे वो देखो। During melting of ice, supplied heat is used in overcoming the force of attraction between ice particles in the form of latent heat of fusion. जब मेल्टिंग ऑफ आइस होती है तो उस दौरान जो सप्लाई की जाने वाली हीट है वो यूज हो जाती है आइस पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में। किसकी फॉर्म में? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की फॉर्म में। Hence, या therefore, temperature of melting ice does not rise even though heat is supplied regularly. और इसीलिए जब हम हीट रेगुलरली सप्लाई कर रहे होते हैं फिर भी मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन था, why does temperature of boiling water does not rise even though heat is supplied regularly. अगर हम लोग बॉइलिंग वाटर को रेगुलरली हीट सप्लाई कर रहे हैं फिर भी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता जब तक कि वो पूरा का पूरा स्टीम में चेंज ना हो जाए। ऐसा क्यों? अगेन सिमिलर आंसर जाएगा, जो बॉइलिंग वाटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, ओवरकम करने में वो सप्लाई की जाने वाली हीट यूज हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। लिखेंगे कैसे? During boiling of water, supplied heat is used to overcome the force of attraction between the particles of boiling water in the form of latent heat of vaporization. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की फॉर्म में उस बॉइलिंग वाटर के बीच में के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में सप्लाई की जाने वाली एनर्जी यूज हो जाती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली फिक्स रहता है, वेरिएबल नहीं होता, जबकि हम रेगुलरली हीट सप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन कब तक? जब तक कि सारा का सारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट ना हो जाए। थर्ड क्वेश्चन था, which cause more severe burn 100 डिग्री सेल्सियस वाटर और स्टीम, why? यही मैंने इसी पॉइंट की फॉर्म में लास्ट में लिखाया था कि स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस cause more burning या cause severe burn than 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, बिकॉज जो आपकी स्टीम होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है किस फॉर्म में? लेटेंट हीट की फॉर्म। भाई देखो, मैंने बात करी थी कि जब आप किसी लिक्विड को बॉइल करके वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो जब चेंज इन स्टेट हो रहा है तो यहाँ भी टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपने हीट इसको सप्लाई करी वो हीट यहाँ पर ऐड हो जाती है किसकी फॉर्म में? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के फॉर्म में। तो जब आपने उस हीट को इस लिक्विड में ऐड किया तभी तो वेपर मिली है, तभी तो स्टीम मिली है। मतलब जो स्टीम या वेपर है उसके पास लिक्विड के कंपैरिजन में लेटेंट हीट के फॉर्म में ज्यादा एनर्जी है, और वो ज्यादा एनर्जी होने की वजह से वो वेपर या वो स्टीम ज्यादा बर्निंग कॉज करती है विद रेस्पेक्ट टू द 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। ठीक है, आगे हम लोग एक नए कंसेप्ट को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के कंसेप्ट को जरा समझते हैं। देखिए, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान कोई भी सॉलिड बिना लिक्विड स्टेट में आए डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होने लगे। जैसे आप नॉर्मली देखते हैं कैम्फर जो होता है, कपूर, उसको जब आप खुला छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद वो वहां से डिसअपियर हो जाता है, गायब होने लगता है। तो हुआ क्या, वो जो सॉलिड था वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया किसमें? वेपर में। और ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान कोई भी सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में आए, उस प्रोसेस को ही आप क्या नाम देते हो? सब्लिमेशन।
तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस in which solid state is directly converted into vapor state या गैसियस स्टेट भी बोल सकते हैं, विदाउट पासिंग थ्रू द liquid state on heating is called sublimation। तो सिंपली सब्लिमेशन हमने क्या बोला है? एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस की हेल्प से कोई भी सॉलिड को जब हीट किया जाए तो वो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए वेपर में, बिना किसी लिक्विड फॉर्म में आए, बिना किसी भी रेसिड्यू को छोड़े हुए, तो उसे आप क्या बोलने लगते हो? सब्लिमेशन बोलने लगते हो। देखिए, चाहे आप सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में जाए, चाहे आप वेपर से डायरेक्टली सॉलिड में आए, दोनों के दोनों जो प्रोसेस होते हैं, दोनों ही प्रोसेस को आप क्या बोल सकते हैं? सब्लिमेशन बोल सकते हैं। चाहे सॉलिड से वेपर में जा रहे हो, चाहे वेपर से सॉलिड में। तो सिंपली मैं बोल सकता हूं ये प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा हो वेपर में, या वेपर कूलिंग करने पर डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा हो सॉलिड में। लेकिन ये कब होगा? ऑन हीटिंग होगा, जबकि ये कब होगा? ऑन कूलिंग। लेकिन दोनों ही चीजें कहलाएंगी क्या? सब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, चाहे आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएं, दोनों के दोनों प्रोसेस ही क्या कहलाते हैं? सब्लिमेशन कहलाते हैं। जो सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होते हैं उन सॉलिड को हम लोग बोलते हैं सबलाइम। दो सॉलिड्स which are directly converted into vapor are called sublime। जब किसी सॉलिड को जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तब उस सॉलिड को आप क्या बोलते हो? सबलाइम बोलते हो। और अगर वही सॉलिड जब उस वेपर के कंडेंसेशन के रिजल्टेंट ऑब्टेन होता है, तब उसको सब्लिमेट बोलते हो। तो क्या बोलेंगे? दोज सॉलिड which are obtained by direct condensation of solid vapor are called sublimate। डिफरेंस समझना, जो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहे हैं वेपर में, तब उसे बोल रहे हैं सबलाइम। और जब वही सॉलिड किसी वेपर से डायरेक्टली ऑब्टेन हो रहा है, तो उसे बोलकर सब्लिमेट। सॉलिड जो वेपर में कन्वर्ट होगा, तब उसी सॉलिड को सबलाइम बोलेंगे। और अगर वही सॉलिड किसी वेपर से ऑब्टेन हो आफ्टर द कंडेंसेशन, तो उसे क्या बोलेंगे? सब्लिमेट बोलेंगे। तरीका अलग है, चीजें वही। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ऐसे सॉलिड्स के जो सबलाइम सॉलिड होते हैं, सब्लिमेशन में जाते हैं। जिसमें आपका एक सबसे कॉमन जो आप ऑब्जर्व करते हैं डेली लाइफ में, कैम्फर कपूर जो होता है। आप बात कर सकते हैं नैप्थलीन बॉल्स की। नैप्थलीन बॉल्स
क्लोथ्स वगैरह में जो बॉल्स रखी जाती हैं क्योंकि डिसअपियर हो जाती हैं आफ्टर सम टाइम, दैट आर द नैप्थलीन बॉल्स। आप इसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड को ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ए सबलाइन सॉलिड। आप इसके साथ साथ एंथ्रासीन को ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ए सबलाइन सॉलिड। आप आयोडीन को ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ए सबलाइन सॉलिड। आप ड्राई आइस को ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ए सबलाइन सॉलिड। ड्राई आइस क्या होता है केमिकली? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जो सॉलिड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसी को ड्राई आइस बोलते हैं, जो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है। सब्लिमेशन को एक एक्टिविटी की हेल्प से जरा समझते हैं किस तरीके से दोनों प्रोसेस यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। आपने क्या करा, एक ट्राइपोड स्टैंड ले लिया, यहाँ पे नीचे लगा दिया बर्नर, यहाँ पे रख दी एक चाइना डिश, और इस चाइना डिश में ले लिया आपने किसको? अमोनियम क्लोराइड। देखिए इसको आप बोलते हैं ट्राइपोड स्टैंड, ट्राइपोड या ट्राइपोड स्टैंड। ये कौन है? आपका बर्नर है, ठीक है। ट्राइपोड के ऊपर रखने के लिए यहाँ पर एक नेट लगाते हैं जिसे आप वायर गॉज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वायर गॉज, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या करा? एक फनल ली ग्लास, क्या ले रहे हैं आप? फनल ले रहे हैं ग्लास की, कांच की कीप जिसे आप बोलते हैं। उस फनल को इन्वर्ट करके प्लेस कर दिया, उल्टी करके वो फनल लगा दी। इसकी क्या हो रही होंगी? जब आप इसे हीटअप करेंगे तो हीटअप करने पर इसकी क्या मिलेगी? कुछ वेपर मिलेगी। ऊपर आपने क्या करा? एक कॉटन का प्लग लगा दिया। ये क्या है? कॉटन प्लग है। कॉटन प्लग से क्या होगा? जो कॉटन होने की वजह से जो वेपर है बाहर नहीं जा पाएंगे। ये कौन है? एक फनल है जो उल्टी करके लगी हुई है, तो इसलिए इन्वर्टेड फनल लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो वाउल टाइप है ये आपकी कौन है? इसी को आपने बोला था चाइना डिश। जब आप इसे हीटअप करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड वेपर में कन्वर्ट होगा। अब वेपर तो बाहर जा नहीं पाएंगे, तो ये तो हीटअप है, तो जैसे ये वेपर इससे टकराएंगे तो ये क्या है? कूल, ठंडी है भी, तो इस लो टेम्परेचर वाली फनल से टकरा करके सॉलिड के फॉर्म में यहाँ पर डिपोजिट होने लगे। मतलब यहाँ पर ये पहले क्या हुई? वेपर की फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट हुई, और फिर वो वेपर डायरेक्टली कंडेंस हो गया किसमें? सॉलिड की फॉर्म में। जहां से हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं कि ये सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हुआ, और वेपर डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो गया? फिर सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में। तो सिंपली एक एक्टिविटी जिसकी हेल्प से हम लोग सब्लिमेशन को यहाँ पर समझते हैं। यहीं पे क्वेश्चन बनता है, जो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं बिना कुछ भी छोड़े हुए। तो एक क्वेश्चन है जो आपको करना होगा यहाँ पे, नैप्थलीन बॉल्स disappear with time without left behind any residue। रेजिड्यू का मतलब है कुछ भी पीछे बचा हुआ नहीं छोड़ते। वाई क्वेश्चन आपको करना है, नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लेफ्ट बिहाइंड एनी रेजिड्यू। वाई नैप्थलीन बॉल को जब आप ओपन छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद वो डिसअपियर हो जाती है, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ती। ऐसा सिंपली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। नैप्थलीन बॉल क्या है? एक सबलाइन सॉलिड है, और जो सबलाइन सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं किसमें? वेपर में। और जब डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होंगे तो फिर कुछ भी पीछे नहीं बचेगा। इसे आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन। अब तक हम लोगों ने फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस को चेंज करा था विद द हेल्प ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन हम लोगों ने इनिशियली बात करी थी कि जो फिजिकल स्टेट है किसी भी सब्सटेंस की, या तो आप प्रेशर में चेंज करके कर सकते हैं या टेम्परेचर में चेंज करके भी कर सकते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो देख लिया,
अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। छोटा सा कंसेप्ट है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की बात करें तो सिंपली नॉर्मली जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर के इंक्रीज करने से जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। फॉर एग्जांपल कोई भी गैस थी, इसके ऊपर आपने एक पिस्टन लगा दी, इसके ऊपर आप एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे इसके ऊपर आप प्रेशर लगाएंगे एक कंडीशन आपको कुछ ऐसी विजुअलाइज होगी आफ्टर सम टाइम। अगर ये पिस्टन मान लो यहाँ तक आ गया, अब यही जो पार्टिकल्स इतने दूर दूर थे वो क्या आ चुके होंगे, क्लोज आ चुके होंगे। प्रेशर और बढ़ाएंगे, ये पिस्टन और नीचे मूव करेगी, पार्टिकल्स और ज्यादा क्लोज आएंगे। लेकिन प्रेशर के बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स तो क्लोज आ जाते हैं लेकिन एकदम से स्टेट चेंज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप प्रेशर को अप्लाई करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो इसीलिए हमें साथ में क्या करना पड़ता है, कूलिंग भी करनी पड़ती है, टेम्परेचर को भी कम करना पड़ता है, जिससे कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी या पार्टिकल्स का मूवमेंट मिनिमाइज हो सके। तो अगर आप किसी भी गैस को लिक्विफाई कराना चाहते हैं, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप प्रेशर को बढ़ाएं और टेम्परेचर को घटाएं। देखिए याद रखना, हम लोग गैसेस की बात कर रहे हैं, मैंने वेपर नहीं बोला। मैंने पहले भी बोला था वेपर आप ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो किसी सॉलिड या लिक्विड को हीटअप करने से ऑब्टेन हुई हो। मैं सिंपली यहाँ पर गैस टर्म को यूटिलाइज कर रहा हूँ, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो नॉर्मल कंडीशन में हमारे वातावरण में एटमॉस्फेयर में ही गैसियस फॉर्म में मिलते हो, उनके लिए मैं गैस टर्म यूज कर रहा हूँ। या उनके लिए और बेटर बोले तो एटमॉस्फेरिक गैसेस बोल सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है गैस होगी, ऑक्सीजन है गैस होगी, नाइट्रोजन है गैस होगी, अमोनिया गैस होगी। लेकिन अगर आप वाटर बोले कि भाई आपने हीटअप करा 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो स्टीम की फॉर्म में आ गया, तो फिर आप उसे वाटर गैस नहीं बोल सकते, तब आप उसे क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं। तो मैं वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूं। इस चीज को आप ध्यान रखें। तो जब आप किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, प्रेशर को बढ़ा करके और टेम्परेचर को घटा करके। टेम्परेचर को क्यों घटाया, क्योंकि प्रेशर के बढ़ने की वजह से वहां लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने लगेगी, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, पार्टिकल्स का मूवमेंट रैंडम हो जाएगा और पार्टिकल्स की पोजीशन फिर फिक्स नहीं हो पाएगी। और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, वी कैन atmospheric gases by increasing pressure and decreasing temperature। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन गैस, उसे हमें लिक्विफाई करना है, लिक्विड फॉर्म में लाना है, तो प्रेशर को आपको बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। याद रखना प्रेशर का कंसेप्ट हर जगह स्टेट कन्वर्जन में अप्लाई नहीं। एक और केस है जहां पे प्रेशर का हम लोग यूज कर सकते हैं चेंज इन स्टेट को लेकर के। एक एग्जांपल, तो पहले हम लोग एक बात समझेंगे, अभी हमने प्रेशर को बढ़ा करके स्टेट में कन्वर्जन की बात कही, हम प्रेशर को घटा करके भी स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग वी कैन also change the state of a substance by decreasing pressure। देखिए नॉर्मली इंक्रीज करते हैं और गैस का लिक्विफिकेशन करते हैं, लेकिन एक केस हमारे पास ऐसा है जहां प्रेशर को घटा करके भी आप फिजिकल स्टेट को चेंज करते हैं। इसके लिए एग्जांपल देखो, जो आपका ड्राई आइस होता है, मैंने बताया था सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, याद है ना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड stored under
हाई प्रेशर, इसको सॉलिड फॉर्म में स्टोर रखने के लिए हम लोग हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही इसे हम लोग लो प्रेशर पे लेके आते हैं, तो लो प्रेशर पे लाने पर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लाने पर प्रेशर क्या होगा? कम। और प्रेशर कम होने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ड्राई आइस एक सबलाइन सॉलिड था, वो डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। व्हेन dry ice comes into the atmosphere, then pressure decreases. Then pressure decreases and temperature increases. और टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड वेपर फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीजेस which results in increase in kinetic energy of particles due to which solid carbon dioxide converted into gaseous कार्बन डाइऑक्साइड। लोगों के मन में आ सकता है कि गैसियस ही क्यों, लिक्विड क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि ये क्या था? एक सबलाइन सॉलिड था। इस चीज को याद रखना है, इसलिए मैं ब्रैकेट में इसको लिख दे रहा हूँ। ये क्या है? एक सबलाइन सॉलिड है और इसीलिए डायरेक्टली किसमें जाएगा? वेपर फॉर्म में जाएगा या गैसियस फॉर्म में जाएगा। तो सिंपली प्रेशर को चेंज करके भी आप फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। प्रेशर को बढ़ाना है तो गैस कोई भी ले लीजिए, प्रेशर को बढ़ाइए, टेम्परेचर को हटाइए, आपकी गैस लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन एक केस ऐसा भी है जहां प्रेशर के घटने से भी फिजिकल स्टेट में चेंज आता है, जो होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के केस में, जिसे आप जो नॉर्मली स्टोर करते हैं अंडर द हाई प्रेशर। जब आप इसे एटमॉस्फेयर में लेके आते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने के साथ करने की वजह से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मोशन बढ़ जाएगा, पार्टिकल्स दूर दूर भागने लगेंगे, अपने बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाएंगे और फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगे गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से हम लोगों ने दो कंसेप्ट जो आज हमें पढ़ने थे, सब्लिमेशन और दूसरा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, दोनों को खत्म कर लिया।